स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, हम लोगों ने जो आप सभी लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग यूनिट डायमेंशन को देख रहे थे, एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। बट बहुत से स्टूडेंट जो है वो इतना करने के बाद भी वीडियोस को नहीं देखते हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पढ़ाई से जुड़ ही जाते हैं। बट जिनको ये लगता है कि सिर्फ हमको 12th पास करना है और उनको कमाने चल जाना है, वो देखे ना देखे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही हजारीबाग घूमने के लिए आ गए हैं। ठीक है। बट जिस स्टूडेंट्स का टारगेट थोड़ा अच्छा है कि हमको अच्छा स्कोर करना है, हमको आगे बढ़ना है, और ये पढ़ाई ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, ये पढ़ाई आपको आगे भी काम देगा, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आइए, चलिए, हमारा जो ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, दूसरा पार्ट है आज। देखिए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो चीजें हमारे छूट गए थे कल, छूट नहीं गए थे, मतलब कुछ चीजें हमने अगले वीडियोस के लिए बचा के रखा था, तो आज मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इन सब के बारे में आपको यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे थोड़ा सा, तो आपसे ये आज हम निकालने के लिए सिखाएंगे। मैंने आपको कल ही कहा था कि कभी भी अगर आपसे यूनिट पूछता है तो यूनिट को रटिएगा नहीं, फॉर्मूले को रटिएगा। सबसे पहले आपको पूछ रहा है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है भाई, अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, जैसे आप गेट खोल रहे हैं तो ऐसा करके फोर्स लगा रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, गेट आप कैसे होता है, तो कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलरली लगता है तो जितनी दूरी पे लगता है तो इसी को टॉर्क को बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। और इसका क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यही हो गया। आपसे एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि टॉर्क का यूनिट किसके समान होता है, तो आप किसके बोलिएगा? देखिए, क्या ये एनर्जी का यूनिट के समान नहीं हुआ? एनर्जी के यूनिट के समान हुआ ना, तो एनर्जी का यूनिट इसके समान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से आप किसका यूनिट सेम होता है ये भी आपको साथ में देखते हुए चलना है, तभी आपका आगे क्लियर हुआ। क्योंकि आपसे सवाल में पूछ भी देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट सेम डायमेंशन, तो जिसका यूनिट सेम उसका डायमेंशन भी सेम। क्लियर? इसलिए मैं साथ ही बताते जा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे कोई एक फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट आप समझिए, आप तो समझाने को उतना टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा समझाते जाना। मान लीजिए एक रस्सी से एक पत्थर को बांध लिया और आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो आपका हाथ हो गया क्या? एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट पत्थर आपके चारों ओर घूमता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पत्थर है, तो ये पत्थर तो ऐसे 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 चारों ओर घूमेगा ना, तो ये हो गया एक्सिस। और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको बोलते हैं घूर्णन की त्रिज्या। और ये बॉल है, तो बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस बॉल की वजह से इस पर क्या मोमेंट डेवलप होगा, तो हम लोग लिखते हैं उसको एम आर स्क्वायर। एम का मतलब मास, आर का मतलब रेडियल डिस्टेंस, तो इसमें आई बराबर लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और रेडियस का मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लेकिन कभी कभार आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का भी यूनिट पूछता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट जब पूछेगा तो क्या होता है? मीटर। यही आर का यूनिट पूछेगा, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन करके पूछता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक बात हो गया। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक मिनट में मिटा लूं, थोड़ा सा इसको मिटा लूं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप जानते हैं भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। यही तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी बराबर जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। क्लियर? इस एफ का यूनिट आप लिखिए न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, m1 का केजी, और इसका भी केजी। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बताइए। लेकिन अगर आपसे डायमेंशन पूछेगा, क्या पूछेगा? डायमेंशन, तो आपको इस न्यूटन को ओपन करना पड़ेगा। न्यूटन को ओपन कैसे करेंगे? न्यूटन होता है फोर्स का, तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर।
अब आप काट दीजिए, एक से ये कट गया। क्लियर? इसी तरीके से आपका बनेगा। डायमेंशन आप यहाँ से लिख लीजिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि रटने से कुछ नहीं होगा, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझ के लिखना है। इस फॉर्मूले के थ्रू से आपको यूनिट लिखना है। आप जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ पे आपको देखिए, टीचर अभी सोचते हैं कि बस भाई छपवा दो, स्टूडेंट्स अपना याद करेगा, कैसे करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है। मगर मैं समझता हूँ कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि कैसे आपको याद करना है, क्योंकि कोई भी मशीन नहीं है, हर कोई इंसान ही है, तो उसको कैसे याद करना है, कैसे तरीके सीखना है, कैसे क्या चीज़ करना है, वो चीज़ आपको सीखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम जानते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, mb होता है। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और वो होता है mvr। mvr का मतलब होता है कि जो मोमेंट आपने डेवलप किया है उस पर एंगुलर इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। तो mv क्या होता है, m क्या होता है किलोग्राम, v क्या क्या होता है मीटर पर सेकेंड, r क्या होता है मीटर, r डिस्टेंस है ना, एंगुलर डिस्टेंस, तो आप इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस हो गया, यही हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, यही है एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू से लिखना सिखा दूंगा, यूनिट डायमेंशन पूरा का पूरा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो समझिए कि कोई भी, मान लीजिए कि कोई एक मेटल का वस्तु है, कोई भी है, इस पर हमने हीट दिया, तो ये हीट यहां से ट्रांसफर होकर इधर आएगा। आप छोड़िए, उतना मत समझिए। सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी में अगर छोलनी छूट जाता है, जो कड़ची बोलते हैं, तो वो जो गर्म सिरा है उससे धीरे 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 ऊपर हीट चढ़ने लगता है, और एक टाइम आता है जब हम हाथ छूते हैं तो वहां पे क्या होता है, आग जैसा जलन होता है, मतलब हीट हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो वही थर्मल कंडक्टिविटी ये कहता है कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है। तो सुनिएगा क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी। किसी भी चीज पे आप हीट जब देते हैं तो वो उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है, वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस पर भी करता है। शुरू में टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाद वाले में कम होगा। ये इसके टाइम पर भी डिपेंड करता है, और ये इसके थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो जितना मोटा होगा उसको गर्म करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो हीट कम हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसको अगर आप एक जगह करके लिखेंगे तो ए डी टी बाई एक्स इंटू टी, इसको टी कर देते हैं, बड़ा टी, आप कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जब ये हटता है तो एक के कांस्टेंट लिखता है, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसी का यूनिट पूछता है आपको। तो इस टी को उठा के ले आइए यहाँ पे, ये टी क्यू बाई टी, क्यू क्या था, हीट था, और टी क्या हो गया, क्यू बाई टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और डी टी बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आपसे के का यूनिट पूछा है ना, के का यूनिट पूछा है, तो आप सुनिए, हीट का क्या हो गया जूल, टाइम का क्या हो गया सेकेंड, के का यूनिट पूछा है, टेम्परेचर का क्या हो गया केल्विन, एक्स का क्या हो गया मीटर, एक्स डिस्टेंस है ना। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं हम लोग, वाट लिखते हैं, वाट, जूल पर सेकंड वाट होता है। तो के का यूनिट पूछा है तो के को अकेला रखिए, के को अकेला हम लोग रखेंगे। अब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, जब के को हम अकेला रखेंगे तो वाट हो जाएगा इंटू मीटर हो जाएगा, बटा ये जो केल्विन है ये नीचे, तो यही आपका आ गया वाट मीटर पर केल्विन। यही होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। एक मिनट देखूं, आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आइए अब जाते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, देखिए हम चाहते तो यूनिट सिर्फ लिख देते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यूनिट लिखने के साथ साथ मैं आपको समझा भी रहा हूं कि कैसे लिखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट आप देखिएगा, ई बराबर होता है एच न्यू, एच न्यू होता है, एच न्यू। आपसे ये जो है वो यही है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच बराबर क्या लिखेंगे ई बाई न्यू। और ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी, और ये होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप लोग फ्रीक्वेंसी अगर लिखे होंगे, जानते होंगे, तो 1/टाइम होता है। टाइम के व्युत्क्रम को, मतलब रेसिप्रोकल को ये कहते हैं। तो इसका यूनिट कितना हो गया? पर सेकेंड। यूनिट फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना हो गया? पर सेकेंड। और एनर्जी का आप जानते हैं, एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। और जूल को क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर लिखते हैं। और न्यूटन मीटर को कैसे लिखते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि जब ये इसमें, यहाँ पे देखिए, ये एस इसके नीचे आएगा, इसके नीचे एस आएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड बटा सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड से कट के, इसका मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका। लेकिन एक और यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है सर? यही याद रखना, ये जल्दी नहीं पूछता। एनर्जी का क्या हो गया? जूल। और न्यूटन, इसका फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? पर सेकेंड। जब ये ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। ये आपको याद रखना है, जूल सेकेंड। कोई दिक्कत? इसका यूनिट ये हो गया। लेकिन डायमेंशन पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी का भी हम बता दिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कोई भी, यहाँ पे आपको वो सब पढ़ाने का टाइम तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे हम हीट दिए, तो हीट देंगे तो उस मास का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यही स्पेसिफिक हीट होता है कि आप 1 kg मास पे कितना हीट दिए हैं, और कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना उसका हीट जरूरत पड़ा। 1 यूनिट मास से 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट की आवश्यकता पड़ी। तो आप एस जब देंगे तो Q/m इंटू डेल टी हो गया। तो Q का क्या हो गया? जूल। M का क्या हो गया? किलोग्राम। डेल टी का केल्विन। इसका मतलब जूल पर केजी पर केल्विन। और यही होता है गैस कांस्टेंट का। किसका होता है भाई? गैस कांस्टेंट का। क्यों? क्योंकि Cp - Cv = R होता है। तो इसमें ये घटेगा तो इसका यूनिट तो सेम होता है ना। तो गैस कांस्टेंट का भी कभी पूछे तो जूल पर केजी पर मोल होता है, पर केल्विन होता है। कभी मोल के बारे में पूछेगा तो होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये केजी है किसके लिए? मास के लिए। लेकिन जब मोल के रूप में देगा तो ऐसे देगा। देखो, अगर मैं कहूं कि 10 किलो में से 5 किलो घटाओ तो 2 किलो 10 किलो में से 5 किलो घटाओ तो 5 किलो आएगा ना। तो किलो में किलो घटेगा तो किलो ही आएगा। तो सी का यूनिट जब ये है, इसका यूनिट यही आएगा, तो ये क्या होगा? यही ना आएगा। 10 गधा में 5 गधा घटाएंगे तो 5 भैंस थोड़ी बचेगा, गधा ही बचेगा। ठीक। अब हो गया यहां तक आपका क्लियर। अब कुछ हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार भी आपको यूनिट डायमेंशन पूछता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। आइए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे चर्चा करते हैं। 1 मिनट मार्कर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। कई बार आपसे ऐसा भी पूछ देता है, और बताइए व्हाट इज यूनिट ऑफ ए, व्हाट इज यूनिट ऑफ ए, बी एंड सी, ऐसे पूछ देता है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास 5 kg चावल है, एक लड़के के पास 3 kg चावल है, और एक लड़का आपसे 1 kg मांग के ले जाता है, तो 5 kg 3 8 kg में से एक चला गया, कितना बचा? 7 kg। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ यूनिट केजी है, यहाँ यूनिट केजी है, यहाँ भी केजी है, तो फाइनल में भी आपका क्या हुआ? केजी। तो इसी बेस पे है ये y जो है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मेरे भाई जब फाइनल में मीटर है तो ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, ये भी मीटर रहा होगा, तभी तो जुटा होगा, जुट के एक यूनिट बना होगा। तो वो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की, कि जब भी इस तरह का पूछे तो इसका यूनिट इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, और इसके बराबर भी होगा। क्यों होगा वो समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 kg में 10 मीटर जोड़िए
तो आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। रीज़न क्या है कि यूनिट सेम नहीं है, और अगर यूनिट सेम नहीं तो प्रोडक्ट भी जो आपका फाइनल जो आएगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे ए का यूनिट पूछा तो आप y को ए टी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। उसके बाद आपको ए का पूछा है तो y बट्टा टी स्क्वायर करेंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर है? जब आप इतनी सी बात समझ गए तो आप जानते हैं कि y डिस्टेंस इसका होता है मीटर, और ये है क्या, टाइम। टाइम का होता है सेकेंड। इसका मतलब ए का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेगा तो बोलेगा बताइए ए किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये आपका एक्सेलरेशन के रूप में काम कर रहा है। आपसे अगर पूछ दे बीटी तो y बराबर क्या हो जाएगा, बीटी। बी का यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, y बटा टी। y क्या है आपका मीटर, टी क्या है, सेकेंड है। तो ये b का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये b किसके जैसा काम कर रहा है, वेलोसिटी के जैसा। क्लियर? तो आपसे ऐसे भी यूनिट पूछे जाते हैं। मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा अगली वीडियोज में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब आइए मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आपसे पूछ देता है कि डिस्टेंस मापने का कौन सा यूनिट है, टाइम मापने का कौन सा यूनिट है। यूनिट तो बहुत सारा होता है, कुछ डिस्टेंस को मेजर करता है, तो कौन कौन है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो यूनिट है वो डिस्टेंस मेजर के लिए होता है, कौन सा यूनिट मास मेजर के लिए होता है। अधिकतर आपको डिस्टेंस मेजर करने वाला ही पूछता है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो लाइट ईयर करता है, लाइट ईयर करता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि लाइट ईयर जो होता है, ईयर देखते हैं सोचते हैं कि ये जो है वो टाइम टाइम का यूनिट है, बट ये टाइम का यूनिट नहीं होता है। आप देखेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। क्या लाइट ही करता नहीं, तारों की दूरी भी लाइट ईयर में मेजर होता है, क्योंकि तारा में भी लाइट होता है, तो उसके तारों की दूरियां भी लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अर्थ एंड सन, सन के बीच में औसत दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये भी दूरी मापने की इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर। पारसेक क्या होता है, पारसेक ये दूरी मापने की लॉन्गेस्ट यूनिट है, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा। अगर सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक, ये इससे आप बहुत बड़ी दूरी को माप सकते हैं। क्लियर? तो आपसे किलोमीटर मीटर तो आप सब जानते हैं, मील भी अब जानते हैं, 1 किलोमीटर 1 मील बराबर 1600 मीटर, वो आप जानते हैं। एक नाविक मील भी होता है, जो नाव के द्वारा जो बोट में चलाते हैं, नाव चलाते हैं नदी में, उसके द्वारा। मैन जो आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, आपको ये ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करता है। जब मास में जाएंगे, सुनिएगा, जब आप मास में जाएंगे तो किलोग्राम, ग्राम तो आप जानते हैं, इसके साथ पाउंड भी होता है, आउंस भी होता है। 1 पाउंड आपका 453 ग्राम होता है। और एक चीज आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, और 1 लाइट ईयर, इन सब का मान जो है वो आपको याद रखना है। इन सब का मान जो है आप याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? चलिए इन सब का मान आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगले वीडियोस में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे, जो आपका जो बुक निकलता है मॉडल सेट, उन सब में जो आता है वो सारे हम इसमें कवर करवा देंगे आपको, और आपका तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स करें। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा मैं उसका एक बहुत छोटा वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आप समझ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।